साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। संकल्प के 2 स्टेप अपन ने पूरे किए, संकल्प 100 दिन का और संकल्प 2.0। रिवीजन की सीरीज में अपन ने स्टार्ट किया है संकल्प 3.0, जिसका पहली यूनिट का वीडियो अपन ने बनाया था। थोड़ी इमेजेस जो ब्लर थी, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। पैरेलली एक अपन संकल्प 4.0 भी स्टार्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ एमसीक्यू भी करवा दो। तो ऐसे तो देखो, किसी भी टॉपिक को आप कोई भी एमसीक्यू उठा के डाल दो, 100, 150, 200 एमसीक्यू ले आऊँगा किसी टॉपिक पे, पर कम से कम एमसीक्यू ऐसे हों जो इस ग्रेड के लेवल के हों, मतलब जो फर्स्ट ग्रेड के लेवल का पेपर हो या फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाने वाले हों। क्योंकि आरपीएससी का एक अलग प्रकार का पैटर्न होता है, अदर बोर्ड का अलग प्रकार का पैटर्न होता है, पर कम से कम पीजीटी लेवल के क्वेश्चन तो हों कम से कम। क्योंकि अपन पीजीटी या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके इक्वल कुछ क्वेश्चन हो तो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा और आपको जो समय लगेगा ना वो एकदम फ्रूटफुल होगा। वरना तो चाहे तो फोटोसिंथेसिस के मैं 500 क्वेश्चन ला के सोल्व कराने लग जाऊंगा, आप करते भी रहोगे पर इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और जो जितना समय अपन अभी लगा रहे हैं प्रश्नों को हल करने में, उसका उतना रिजल्ट आना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। कुछ जो पेपर हुए हैं अब तक अलग अलग बोर्ड के, विशेषकर पीजीटी के, या कोई टॉपिक अगर टच करता हो तो टीजीटी का भी। पर पहले अपन पीजीटी के पेपर लेंगे। अलग अलग जो बोर्ड के, जैसे मान लो अलग अलग जो राज्य हैं वो एग्ज़ाम करवाती हैं, उसके संदर्भ में अपन डीएसएसपी है, केवीएस करवाता है, एनवीएस करवाता है, फिर आपके जो ये ईएमआरएस वाला एग्ज़ाम लगता है वो है, फिर आपके जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश करवाती है, हिमाचल प्रदेश करवाते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग जो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं जिनका पीजीटी से रिलेशन है, बिहार वाला करवाता है, तो उनके संदर्भ में अपन क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। 100 क्वेश्चनों की सीरीज है आज। पूरा का पूरा आपका जो पैटर्न है उससे टच करेंगी चीजें। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर वीडियो शुरू कर दिया तो एक बार पॉज कर लेना, कॉपी पेन पास में लेके बैठ जाना, और प्रश्न नंबर 1 का मैं यहां पर बोलूं तो आप क्या करना, अपनी कॉपी में खुद लिखना आंसर कि इसका आंसर ए होगा बी होगा। मेरे सुनने से आपको विशेष फायदा नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आप प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, तब तो आप तो तैयारी का मजा है। और आपने अगर अपना सिलेबस को कंप्लीट किया है, विशेषकर इस चैनल वाले जो स्टूडेंट हैं वो अगर पढ़ रहे हैं, तो मैं तो मेरा बता सकता हूं कि उनके मैटर के अंदर कई सारी चीज़ें कवर मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें कवर मिलेंगी, तो दिक्कत आएगी नहीं उनको। तो आप क्या करना, 1 नंबर लगा देना और साथ में आपका जो आंसर है वो लिख देना। फिर मैं यहाँ पर उसका रियल आंसर बता दूंगा तुरंत ही, 15-20 सेकेंड में ही। तब आप क्या कर देना, उसको टिक कर देना। अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ऐसे करके खुद का एनालिसिस करना। आखिर में 100 प्रश्नों में से आप कितने का आपके सही होते हैं। जो आपको नहीं आ रहा उसका तुक्का नहीं लगाना, उसको छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना। फिर हम एनालिसिस करना कि 100 क्वेश्चन में मेरे 70 सही हैं, 20 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, 10 मेरे गलत हैं। ऐसे करके अगर आपका ये पेपर देते समय कम से कम ऐसे क्वेश्चन आए कि आपने बहुत कम ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी ये आपकी प्रैक्टिस होगी। और कितने क्वेश्चन कर पाओ, अगर आपका स्कोर 60 से लेकर 70% तक स्कोर रहता है, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन है, आप एकदम कंपटीशन में है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। 70% से कम अगर रहता है तो थोड़ा सा और भी अभी मेहनत की आवश्यकता है। अभी 1-1.25 महीना जो बचा उसमें आपको बेहतरीन मेहनत करने की आवश्यकता है। एपीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, डाइट एपीपीएससी, उसका पेपर है ये मैं लेके आया हूँ आपके पास 8/2024 का। एक एक क्वेश्चन को अपन हल करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को अपन लेंगे तो क्वेश्चन 100 हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है पर सोच समझ के करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ। कॉकरोच का जो शरीर है उसमें अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल की स्थिति पाई जाती है।
तो जो उसका बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है? सेलुलोज, काइटिन, कोलेजन और केराटिन। बड़ा आराम से आप इसका उत्तर कर सकते हो, कॉकरोच है। काइटिन, इसका उत्तर आ जाएगा बी। पहले का उत्तर है बी। नोट्स में आप देखोगे तो एक्सोस्केलेटन और फिर एंडोस्केलेटन दोनों की बात अपन ने बता रखी है। आपको अगर याद आ रहा है तो एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन का तो बना ही है, क्या कहलाती थी यूनिट? स्क्लेराइड्स। जो एंडो की यूनिट बन जाती थी उसका क्या नाम बनता था? एपोडेम्स। ये आप नोट्स में थोड़ा सा देख सकते हो, ऐसा कुछ आपके शब्द याद आ रहे हो तो। यहाँ पर आपके क्या थी? 4 प्लेट प्रेजेंट थी, कुछ नाम याद आ रहा हो आपको। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी? कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है? आप अपना उत्तर लिख लीजिए। देखिए, नर्वस सिस्टम को काट सकते हो आप ऑप्शन डिलीट करके, मसल टिश्यू को हटा सकते हो, फिर जनरेटिव कैपेसिटी किसमें होगी? कनेक्टिव में और एपिथेलियम में। और सबसे ज्यादा जनरेटिव कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा है वो जनरेटिव कैपेसिटी है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आ जाएगा आपके डी। पहले का बी था, दूसरे का डी है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है ये सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन? इन चारों में कौन सा एनिमल है जिसमें आपके हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन कंकाल पाया जाता है? इजीली कर पाओगे इसको। ये 3 तो अपने वैसे भी सिलेबस में है, तो इन 3 की तैयारी होती है इससे। क्रेब अपने सिलेबस में नहीं है। तीसरे का उत्तर आप लिख लीजिए। मैं इसका उत्तर बताता हूं। अर्थवर्म के अंदर आपके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो एंड द फर्स्ट टिश्यू टू इवॉल्व इन द एनिमल किंगडम? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो के अंदर कौन सा टिश्यू अब सबसे पहले बनता है? एंड द फर्स्ट टिश्यू टू बी इवॉल्व इन द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर भी सबसे पहले किस टिश्यू की मतलब खोजा गया था, इवॉल्व किया गया था? तो चौथे का उत्तर आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले भाई आप एनिमल किंगडम का चलो ध्यान में नहीं आ रहा आपके, लेकिन एम्ब्रियो का आ सकता है। जब भ्रूण शरीर में पल रहा है, तैयार हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जनरेशन जो होगा यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का होगा। तो 4 नंबर का उत्तर आ जाएगा आपके ए। ऐसे करके आप उत्तर लास्ट में मिला लेना, पहले लिखते जाइए उत्तरों को। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर दूं, 2 क्वेश्चन आ जाए इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर सेंसरी रिसेप्टर फॉर द टेस्ट एंड स्मेल? कॉकरोच के अंदर टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए, मतलब स्वाद के लिए और गंध के लिए जो कौन से रिसेप्टर हैं वो आ जाएंगे। आप उत्तर लिखिए। देखो, कुछ आप हटा सकते हो आराम से। हेयर कैसे होंगे टेस्ट के लिए? कंपाउंड आई कैसे होंगे? कॉम्फेनिफॉर्म सेंसाइल कैसे होंगे? उत्तर आ जाएगा मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियम। 5वें का उत्तर आ जाएगा डी। Which type of epithelial tissue is specialized for absorption in the intestine in human? ह्यूमन की आंत के अंदर अवशोषण के लिए जिम्मेदार कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हैं ये। इनमें से कौन सा इसका उत्तर आता है? आपको इजीली ट्रिक से करवा रखा है। आंसर आपने लिख लिया होगा। 6 का आंसर है सी, सिंपल कोलुमनर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल दैट इज इसेंशियल फॉर डाइजेशन? पाचन क्रिया के लिए जो आवश्यक बाइल है उसका निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है? कहां से प्रोड्यूस होता है? आपको पता ही है कि बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है लीवर के द्वारा।
चलो लगे हाथ ये भी बता दो, इसका स्टोरेज कौन करता है? स्टोरेज करता है पित्ताशय गोल ब्लैडर। और इसका उपयोग कौन करता है? उपयोग करता है आपके कौन? इंटेस्टाइन, जो इसको पाचन के तौर पे काम में लेगी। तो यहाँ पर निर्माण करेगा लीवर, स्टोर करेगा गोल ब्लैडर, और इंटेस्टाइन क्या करेगा? इसका उपयोग करेगा बाइल का। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर काम आने वाली प्रक्रिया है, चीज है। द मेजोरिटी ऑफ प्लांट दैट आर नोन टू एग्जिस्ट टूडे बिलोंग टू। अधिकतम जो प्लांट है, प्लांट की मेजोरिटी कहां से बिलोंग करती है? प्लांट की बात हो रही है। उत्तर आप लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने। क्लब मोस, जिम्नोस्पर्म, फर्न और एंजियोस्पर्म। प्लांट जो मेजोरिटी में है वो क्या है? आपके एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। 8 नंबर का उत्तर आ जाएगा आपके डी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके एकदम से रिलेट करेंगे, आपको अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी। बहुत शानदार प्रश्न है कि इनमें से किडनी का काम कौन सा नहीं है? उत्तर आपने लिख लिया होगा। ऑप्शन बताता हूं। ए में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, और डी रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा काम किडनी का नहीं है? देखो, ब्लड का फिल्ट्रेशन तो करेगी किडनी, जल का पुनर्अवशोषण करती है, इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन करती है, परंतु अमोनिया से यूरिया का बनना, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल कहां संपन्न होता है? यह काम किसका है? यह है आपके लीवर का काम है, ना कि किडनी का काम है। तो इसका उत्तर आ जाएगा नो का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग इन ह्यूमन। मानव के अंदर जो हृदय की धड़कन है, हार्ट रेट है, हृदय स्पंदन है, और श्वसन की क्रिया को कौन सा जो ब्रेन का पार्ट रेगुलेट करता है? देखो, उत्तर आपने लिख लिया होगा। ब्रेन के अंदर 3 पार्ट थे, है ना। ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। फोर ब्रेन है, दूसरा क्या था? मिड ब्रेन है, और तीसरा हैंड या हिंड ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग बताइए। एक क्या आएगा इसमें? सेरिब्रम, ठीक है, जिसको प्रमस्तिष्क बोलेंगे। एक आएगा किसमें? क्या? हाइपोथैलेमस। एक आएगा थैलेमस। 3 पार्ट किसके हो गए? फोर ब्रेन के। ऐसे 3 पार्ट आप हिंड ब्रेन के बताइए। क्या कौन बताओगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा बताओगे। और एक आ जाएगा आपके सेरिबेलम। 3 पार्ट किसके हो गए? हिंड ब्रेन के। 3 पार्ट आपके फोर ब्रेन के। 10वें का उत्तर कि मानव के अंदर जो हार्ट रेट और ब्रीदिंग को जो रेगुलेट करता है वो कौन है? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो किसका पार्ट है? आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन ने किया 10वां। 11वां क्वेश्चन देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के 2 पार्ट हैं मुख्यतः। एक क्या था? एक का नाम क्या है? प्लाज्मा है, और दूसरे में आती हैं कार्पसल्स आती हैं। इसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटसेट्स आ जाएंगी, है ना। 45% भाग ये हो गया, और 55% भाग क्या हो गया? आपके प्लाज्मा का हो गया। और प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है आपके? बताइए, उत्तर टिक कीजिए। प्रोटीन होता है, वाटर होता है, NaCl होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर टिक किया है। उत्तर इसका क्या है? जल, वाटर। द रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया जो पढ़ते हो, कहीं पर भी अपने टच हो जाता है, होते ही ब्रेन तक मैसेज आता है, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आता है, और वापस अपन हाथ को हटाते हैं जहां से क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिवर्ती चाप है, उससे संबंधित प्रश्न है। द रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, पार्शियल लोब ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपने उत्तर बिल्कुल सही लिखा है। इसका उत्तर आपके डी, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे के सारे प्रश्न है ना, मैं एक एक प्रश्न को आपको समझ के उत्तर लिखना है। शानदार प्रश्न आपके काम के हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि मेमोरी के लिए और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है? सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, और आपके याददाश्त के लिए कौन सा पार्ट है वो जिम्मेदार है? पहले तो ये बताइए, सेरिब्रम किसका पार्ट है?
फोर ब्रेन का, सेरिबेलम किसका पार्ट है, आपके हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, आपके फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। 13वां जो पर्सन है उसका जो आंसर आ जाएगा क्या, सेरिब्रम। मेमोरी और लर्निंग के लिए जो जिम्मेदार है वो आपके सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है ना। ये पूछा जाए कि चलने के लिए, बैलेंस बढ़ाने के लिए, अगर कोई आदमी ने ड्रिंक कर रखी है तो फिर वो सीधा नहीं चल सकता, उसके पीछे कौन सा सिस्टम गड़बड़ाता है, उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट गड़बड़ाता है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इनमें से ह्यूमन एंडोक्राइन का कौन सा पार्ट नहीं है। सिंपल सा आप उत्तर आपने लिख लिया होगा अब तक। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है और स्प्लीन है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन आता है, अपन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड पढ़ेंगे अपन, पढ़ी अपन ने, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। ब्रेन से आप थोड़ा गले में आओगे, थायराइड ग्लैंड है। गले से आप चेस्ट की तरफ आओगे, हार्ट की तरफ आओगे, आपके थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड आपके गले में एक और ले लीजिए, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, 3 आपके ब्रेन में, 2 आपके गले में, थायराइड और पैराथायराइड। फिर आपके छाती के अंदर जो है आपके थाइमस ग्लैंड है। आप चले जाइए लीवर के पास में, इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, ऐसा मान लो, पेनक्रियाज है। फिर आप अपने जो किडनी के ऊपर देखोगे, एड्रिनल ग्लैंड है, मेल है तो टेस्टिस है, फीमेल है तो ओवरी है। ये प्रकार ग्लैंड है, उनका जो क्रम है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड भी होती है एंडोक्राइन में, पिट्यूटरी भी होती है, पैनक्रियाज भी होती है, स्प्लीन है वो आपके किसका सिस्टम नहीं है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एंजाइम है वो काम आता है। उत्तर आपने लिख लिया होगा, एमाइलेज है, हेक्सोकाइनेज है, पेप्सिन है और लाइपेज है। शायद आपने उत्तर सही लिखा है, उसका उत्तर है कि आपके हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहीं पर यहाँ पर ये काइनेज एंजाइम काम आ रहा है। जहां पर एटीपी से संबंधित बात आएगी वहां पर आपके काइनेज एंजाइम जुड़ेगा, और हेक्सो का मतलब 6 है यहाँ पे। एमाइलेज एंजाइम आपको याद आ गया होगा, सेल्यूरी अमाइलेज, टाइलिन भी बोलते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, आपके सेल्यूरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तो पेप्सिन है, आपको याद हो रहा होगा, पेप्सिनोजन नामक एक चीज थी, कहां पर आपके स्टमक के अंदर चीप सेल सीक्रेशन हो रहा था, है ना, चीप गेस्ट आते हैं तो पेप्सी, ऐसा कुछ आपके याद आ रहा होगा, एक ट्रिक थी अपनी। लाइपेज का संबंध किससे है, लाइपेज का संबंध आपके है पैनक्रियाज से है, स्टमक से है, सेल्यूरी ग्लैंड से, कई जगह से आपके लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटाइलिडन प्लांट, डाइकोट प्लांट का करेक्टर कौन सा है। शानदार प्रश्न है, आपकी अच्छी चीज तैयार होगी यहाँ पे। देखो उत्तर आपने लिखा है, लिख लिया होगा, थोड़ा सा पर्सन टिपिकल है, बोटनी वालों के लिए तो इजी है, थोड़ा जूलॉजी वालों के लिए टिपिकल पड़ेगा, पर थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपके उत्तर कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। देखो पैरेलल वेनेशन किसका करेक्टर है, पैरेलल वेनेशन है आपकी मोनोकोट का करेक्टर। तो डाइकोट में क्या होगा, डाइकोट में इसकी जगह अगर लिखा होता ना रेटिकुलेट वेनेशन तो इसका उत्तर आ जाता। टेप रूट सिस्टम बिल्कुल सही उत्तर है पहली बात तो इसका। तो फाइब्रस सिस्टम किसका होता अगर मोनोकोट का आता, उत्तर तो इसका ही हो गया। फ्लोरल पार्ट इन मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल पे नहीं होते, डाइट्राइमस है, ट्राइमस है, आपके टेट्राट्राइमस है, आपके इस प्रकार से जो आपके टेट्रा है, ट्राई है, पेंटा है ना, ये चीजें यहां पर आ जाती। और फाइब्रस रूट ऑफ सिस्टम ये किसका करेक्टर है, आपके मोनोकोट का। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आपके उत्तर आ जाएगा इसका 16वें का बी। 20 के अंदर टेप रूट सिस्टम है वो आपके डाइकोट का करेक्टर है, यहां पर जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द मेजोरिटी ऑफ बायोलॉजिस्ट थिंक दैट द फर्स्ट लिविंग थिंग वर, सबसे पहले जो लिविंग थे वो कौन से थे, जो मैक्सिमम बायोलॉजिस्ट है वो ऐसा सोचते हैं, कौन से थे, हेटरोट्रोप, विषमपोषी तो नहीं थे यहाँ पे, यूकैरियोट उत्तर नहीं होगा सही, ऑटोट्रोप स्वयंपोषी भी नहीं थे। सबसे यहाँ पर कौन से थे जिन्होंने अपना भोजन बनाया तो स्वयं था लेकिन केमिकल की सहायता से बनाया था, उत्तर आ जाएगा इसका कीमोट्रोप्स। द प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस दैट प्रोटेक्ट इट जेनेटिक मटेरियल, देखो वायरस की जहां तक बात आती है तो वायरस के अंदर 2 ही चीजें हैं,
एक तो जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन का कोट है, और जब तक इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तब तक एक तरीके से मृत अवस्था में है, और जैसे उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है वो जीवित अवस्था में हो जाता है। इसीलिए तो वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो उत्तर आपने अब तक लिख लिया होगा। कैप्सूल है क्या जी? नहीं, कैप्सूल किसकी बात होती है? अगर बैक्टीरिया की बात होती है। सेल मेम्ब्रेन तो सभी का करेक्टर है ना। एनवलप तो सीधा सीधा सब दे दिया यहाँ पे। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? लिखा है आपने सही, बिल्कुल कैप्सिड इसका उत्तर है, वो एकदम राइट आंसर है। आगे देखिए, मेलाटोनिन इज रिलीज बाई, मेलाटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? मेलाटोनिन भी एक हार्मोन है जो कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है, बताइए आप। उत्तर आपने लिखा है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड आपने लिखा होगा। क्या लिखा है आपने उत्तर? बिल्कुल सही लिखा है आपने उत्तर। पीनियल ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन हार्मोन। क्या काम है आपने याद कर रखा होगा कि जब अपन एकदम दैनिक लय का काम है एक तरीके से, रात को कितने भी बजे सोते हैं, सुबह अपने आप जब आपकी आंख खुलती है तो कोई ना कोई हार्मोन है वो आपको जो जगाता होगा। दैनिक लय की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है आपके, वो है पीनियल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है मेलाटोनिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपको याद है तो FSH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, LH हार्मोन है, ADH है, वेसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, कुछ का संग्रह करती है, कुछ को सीक्रेट करती है। ऐसे कई प्रकार के हार्मोन यहाँ पे हैं। TSH है, ACTCH है, इस प्रकार से कुछ है। थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन है, पैराथायराइड के द्वारा पैराथ हार्मोन है, इस प्रकार के सीक्रेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का प्रकार कौन सा नहीं है? उत्तर देखिए, फ्लोएम होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कौन सा होगा? आपको उत्तर पता चल गया होगा। इसका उत्तर आ जाएगा, नोट समझना यहाँ पे, उत्तर आ जाएगा फ्लोएम। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आपके सिंपल के प्रकार है, सिंपल टिश्यू के टाइप है यहाँ पे। ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। 21वें नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इम्प्रीनेटेड सबस्टेंट which give ट्रेकोफाइट cell wall the necessary stiffness for structural support is called। देखो पहले तो आपको प्रश्न कोई हार्ड नहीं है, उत्तर अगर आपने लिखा है तो लिख लीजिए। देखिए ट्रेकोफाइट कौन से होते हैं? वेस्कुलर प्लांट, याद रख लो एक नाम और, ट्रेकोफाइट। इसमें आगे आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना। उसके अंदर बात आती है स्टिफनेस की, थोड़ा सा हार्डनेस की, कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है? जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। तो आप जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं अपन, तो जाइलम और फ्लोएम में आपने देखो चार चीजें देखते हैं अपन। जाइलम के चार पार्ट थे, ट्रेकिड है, बेसल्स है, जाइलम जो आपके पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो जो जाइलम फाइबर वाला पार्ट है ना, इसी प्रकार से फ्लोएम फाइबर वाला पार्ट है। तो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर का जो पार्ट है वो उसको स्टिफनेस पैदा करता है, और उसके लिए जिम्मेदार जो तत्व है वो आपके आ जाएगा कौन सा? लिग्निन। उत्तर आ जाएगा 21वें में 3। विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सेल डिवीजन? कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार प्लांट हार्मोन कौन सा है? सीधा सीधा पता चल रहा है। क्या सेल डिवीजन सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन जिम्मेदार है वो आपके किसके लिए है? सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। द एनर्जी फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम इज, किसी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो किस प्रकार का होता है? आपको इजीली इसका उत्तर पता होगा, वो है आपके क्या? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे जैसे चक्कर आगे चलता है वैसे वैसे एनर्जी लॉस होती जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है वो आपको यहां पर बताना है। चार ऑप्शन है, सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन, ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट और डिग्रेड नॉन फंक्शनल प्रोटीन। ये वाली बात यहां पे है। उत्तर आपने लिख लिया होगा अब तक, मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य राइबोसोम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वेस्ट प्रोडक्ट
और ये आपका जो डिग्रेड वाला है वो लाइसोसोम से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा इसका बी। 24वें का उत्तर आ गया आपके बी। एक एक प्रश्न बहुत काम का है, मैं सोच समझ के इस सीरीज को लेके आया हूँ जिससे आपको प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। प्लांट स्पीसीज विच डिजर्व जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंचुअली गिव राइज टू ए लोकल पॉपुलेशन दैट इज रेफर्ड एज। कोई पॉपुलेशन है पर्टिकुलर जो किसी लोकल, जैसे मान लो कोई लोकल पॉपुलेशन है आपके गांव के अंदर, एक फीमेल डॉग है, उसके 3-4 बच्चे हुए, तीनों चारों बच्चे अलग अलग एरिया में चले गए, उनमें इतना जेनेटिक चेंजेस आ गया कि अब वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, एकदम से डिफरेंट हो गए, अलग अलग स्थान पे जाने की वजह से वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे स्पीसीज डाइवर जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। लोकल पॉपुलेशन से ओरिजिनेट हुई है लेकिन वो डाइवर्स होने के कारण से उसमें जेनेटिक आपके इवोल्यूशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इको टाइप इनको कहा जाएगा। पॉपुलेशन एक समान स्पीसीज अगर किसी एक स्थान पे एक समय में इकट्ठी है तो उनको पॉपुलेशन बोलेंगे। इकोसिस्टम का मतलब पॉपुलेशन जब जुड़ जाएंगी तो क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएंगी, है ना। कम्युनिटी में जब आपके केवल और केवल कम्युनिटी में बायोटिक फैक्टर हैं, जब उसमें एबायोटिक फैक्टर और जुड़ जाएगा तो इसका मतलब उसको बोल देंगे इकोसिस्टम। कोई भी ऐसा मतलब ऐसा समझ लीजिए एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर अगर कंबाइंड किसी स्थान पर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, पारितंत्र बोलेंगे। एक जल की बूंद भी एक पारितंत्र है, एक घना जंगल भी पारितंत्र है। अगर उसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। और इनके आगे फिर आता है बायोम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण से प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होता। चार्ज, हीट, पीएच, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनमें किसकी वजह से आपके जो है वो डीनेचुरेशन की प्रक्रिया नहीं होती। उत्तर आपने लिख लिया होगा, वो है आपके चार्ज की वजह से, हीट की वजह से हो सकता है, पीएच की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देने से हो सकता है। तो उत्तर आ जाएगा इसका क्या, 26वें का उत्तर है आपके ए। 27वां क्वेश्चन देखो, विच प्रोटीन वाज द फर्स्ट टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा कौन सा पहले सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था। मायोग्लोबिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, नहीं जी, उत्तर इसका लिख लिया आपने, वो है इंसुलिन। 27वें का उत्तर आपके ए आ जाएगा। अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर इन ए लीनियर चेन बाय फॉर्मिंग। जब अमीनो एसिड लगातार जुड़ जाते हैं, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, कॉमनली आपको पता ही है अमीनो एसिड के अंदर एक आपके NH3 या NH2+ लिख सकते हो, इधर आपके COOH ग्रुप है, इधर H है और ये R साइड चेन है, ये एक अमीनो एसिड है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसके साथ में कौन सा दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाता है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर R है, ये R1 ये R2, ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा, आपके जो है ये NH2+ कर सकते हो, इसको H2 यहाँ से निकाल दीजिए और H2 निकाल देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C+O, इधर N और ये H। ये जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड का क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, आपने टिक कर दिया होगा, जो है आपके पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें हैं, थोड़ा सा बताऊं आपको। ये क्या है आपके पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा के 1 नंबर से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन बेस। इस 5 नंबर से कौन जुड़ा, फॉस्फेट। ये क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ये 5 से फॉस्फेट जुड़ा हुआ। इस फॉस्फेट का एक और अगले का जो 5वें नंबर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया ना, इसका जो है जो कार्बन नंबर 3 से जुड़ गया यहाँ पे, इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है आपके पेंटो शुगर, ये नाइट्रोजन बेस है। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम है आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मान लो यहाँ पर मैं मान लूँ कि एडेनिन है, तो यहाँ पर बाद में थाइमिन जुड़ेगा। ये बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके एक पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, और भी कई जगह पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर है एक नाइट्रोजन बेस और आपके पेंटोस शुगर के बीच में, और फॉस्फोडाइएस्टर एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में बना हुआ आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा 28वें का बी। एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड इन, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है,
इजीली आपने उत्तर कर लिया होगा, साधारण सा प्रश्न है। उत्तर है आपके कहाँ पर, किडनी पर ये लोकेट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जस्ट अभी आ गया था ऑप्शनों में, कहीं ना कहीं लिख लिया होगा आपने। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार कौन सा सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया है जी, नहीं है, एटीपी से संबंधित है। प्रोटियोसोम नहीं है जी, राइबोसोम, एमआरएनए नहीं है, यहाँ पर ये है आपके राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैरी आउट, 30 का उत्तर जो है आपके डी आ जाएगा। साथ साथ आप उत्तर लिख रहे हैं, लास्ट में क्या करना है, इनको चेक कर लेना। द मेजोरिटी ऑफ एंजाइम इन दियर केमिकल नेचर आर, ज्यादातर एंजाइम क्या होते हैं केमिकली, बार बार आपको वीडियो में बता रखा है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़कर सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। राइबोजाइम आरएनए है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इसका सी। 31 में आपने सी कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण से हुई है? आपने अब तक उत्तर लिख लिया होगा पक्का। एनीमिया है, क्वाशियोरकर है, हाइपोथायराइडिज्म है, रिकेट्स है। अगर आपको मैं जल्दी बोल रहा हूँ और आपको सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, है ना, क्योंकि 100 प्रश्नों को आपको एग्जाम में करना होगा तो पर्याप्त समय मिलेगा, तो आप क्या करना, प्रश्न पढ़ के पॉज कर लो, करके उत्तर लिख दो इसका, फिर वापस चला लो वीडियो को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होती है उसका नाम है क्वाशियोरकर। एनीमिया मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, खून की कमी जो है यहाँ पर। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड जो ग्लैंड है उसका सीक्रेशन जो है, थायरोक्सिन का सीक्रेशन कम है तो हाइपो, ज्यादा होगा तो हाइपर हो जाएगा। और विटामिन डी से संबंधित हो गया आपके कौन सा, रिकेट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ए ह्यूमन टू कंज्यूम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जो है प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में कोई भी बर्थ डिफेक्ट नहीं आए, उसके लिए औरत के लिए कौन सा जिम्मेदार न्यूट्रिएंट है सबसे ज़्यादा? और वो 33वें का उत्तर आपने लिख लिया होगा। विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, थायमिन है, विटामिन ई है, तो उत्तर है इसका फोलिक एसिड की टेबलेट वगैरह दी जाती हैं शुरू में ही, तो फोलिक एसिड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका B9। फोलिक एसिड का मतलब विटामिन B9 इसका उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एड्स द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लोट के लिए जिम्मेदार कौन सा आपके विटामिन है? ए है, सी है, डी और के, तो सबको पता है। उत्तर आपने लिखा होगा, लिख दिया, उत्तर है इसका विटामिन के। ये भी याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के, और फिर कौन से बच गए? बी और सी, ये है वाटर सोल्यूबल, और ये 4 है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। Which of the following condition result from a severe deficiency of niacin, कौन सी कंडीशन है जो कि नियासिन की कमी के कारण से रोग होता है? वो कौन सा है? स्कर्वी रोग है, पेलेग्रा रोग है, रिकेट्स है, एनीमिया है। उत्तर आपका सीधा सीधा आ रहा है, वो है आपके 35वें में उत्तर बी, पेलेग्रा रोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जीवों का संरक्षण करना है, क्योंकि जैव विविधता धीरे धीरे लॉस होती जा रही है, तो जीवों का संरक्षण करने के लिए 2 प्रकार की चीजें हैं, या तो उनको उन्हीं के स्थान पर संरक्षित करो या उनको दूर ले जाके कहीं संरक्षित करो। अगर इनको अपने स्थान से उठाकर अपन अपने एरिया में लाके संरक्षित करते हैं तो वो तो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, और जो है उसी के अंदर उसको संरक्षित किया जाता है तो वो क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन है। अब देख लीजिए आप, बोटेनिकल गार्डन में अलग अलग जगह से पौधे लाकर किसी एक स्थान पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, तो ये तो एक्स सिटू हो गया ना, अलग अलग स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पे, है ना। सीड बैंक है, वो भी अलग अलग स्थान से लाके किसी एक स्थान पे आप इकट्ठा कर रहे हो। जू है, उसमें भी अलग अलग एनिमल आ रहे हैं, लेकिन नेशनल पार्क जहां है वहीं का वहीं उसको क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया। तो यहाँ पर 36वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आ जाएगा आपके सी। 100 प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य बना के पूरा वीडियो देखना, फायदा होगा आपको। व्हेन ए नॉन एलेलिक जीन सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन, दिस इज रेफर टू ए, एक जीन के द्वारा दूसरे जीन की जो एक्टिविटी है उसको दबा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शायद नाम आपके याद आ गया,
प्रबलता, एपिस्टेसिस उसको बोला जाता है। विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टू कैरेक्टर दैट आर नॉट अलाइक, दो ऐसे लक्षण जो अलाइक हैं, समान नहीं है, तो उसके लिए जो है वो शब्द काम में लिया जाएगा एलिलोमोर्फ, शब्द काम आ जाएगा। उत्तर इसका ए है। 38वें का उत्तर आके ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग नहीं है, आपको ये बताना है। हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फिब्रोसिस, कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग नहीं है? उत्तर आपने लिख लिया होगा। हीमोफीलिया बिल्कुल है, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल है, सिस्टिक फिब्रोसिस बिल्कुल है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं, ये नहीं है। The process by which carbon dioxide and oxygen pass through the plasma membrane is called, आपने ऑक्सीजन लिया, ब्लड प्लाज्मा में घुलकर वो कहाँ पहुंच रहा है, आपके अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच रहा है। O2 जुड़ रहा है, CO2 जुड़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तहत CO2 और O2 इसलिए पास होते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है जहाँ से उसको जाना है। तो CO2 बाहर इसलिए निकली क्योंकि अंदर की साइड में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, बाहर कम है एनवायरनमेंट में, पार्शियल प्रेशर की देखी जाए तो। और O2 की बात करें तो अंदर इसलिए गई O2 क्योंकि बाहर पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अंदर की साइड में कम है, इसलिए अंदर एंटर कर जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी ये सीन है, कैसे पास करती है? पैसिव डिफ्यूजन, अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवेश करे और बिना किसी एनर्जी के जाए तो यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन। 40वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आ जाएगा सी। 41 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शेयर्ड बाय बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, इनमें कौन सा जो है वो फीचर वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का है? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, सर्कुलर DNA, प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन, ये तीनों कैरेक्टर है, दोनों के नहीं हो सकते। उत्तर आ जाएगा यहाँ पर जेनेटिक कोड, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन तो दोनों में होगा, किसमें? आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो दोनों में ही क्या होगा आपके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया दोनों में होगी, तो वहां पर आवश्यकता पड़ेगी किसकी? जेनेटिक कोड की। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ जिसको बोलते हैं, इन्वॉल्व विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, अपोप्टोसिस की प्रक्रिया में कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिम्मेदार है? सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकते हैं। उत्तर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, आपने लिख लिया होगा। मैं ज़्यादा रुकूंगा, वीडियो लंबा होगा, फिर आप देखोगे नहीं, इसलिए आप पॉज कर करके आप उत्तर को अगर टाइम लगा रहे हो तो। द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए कौन जिम्मेदार लेखक है? आपने अब तक उत्तर कर दिया होगा, सीधा सीधा उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अपन ने पहला यूनिट पढ़ी थी, उसमें हेक्कल का भी जिक्र आया था, आपको पता होना चाहिए हेक्कल का क्या काम था, क्या उसने खोजा था, कौन से जगत का जो नाम है वो उसने हेक्कल ने दिया था। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इंक्लूड, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो मानव में अवशेषी अंग है? विजडम टीथ, टेलबोन, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और आप ऑल ऑफ द अबव। उत्तर आपने कर दिया क्या? ऑल ऑफ द अबव। पर्सन 45, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को रेगुलेट करने वाला मानव का कौन सा पार्ट है ब्रेन का? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा और थैलेमस। 45वां है, इसका उत्तर सीधा सीधा आ जाएगा आपके बी, हाइपोथैलेमस। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन डिपेंड ऑन, जो आपके स्थलीय वेजिटेशन है, स्थलीय जो वनस्पति है उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन किस पर डिपेंड है? 46 है, उसका उत्तर बताइए, लिखिए। सोइल पर भी डिपेंड है, टेम्परेचर भी डिपेंड है, मॉइस्चर पर भी डिपेंड है। उत्तर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्शन गोज डायरेक्टली इनटू, किसमें पूछ रहा है ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट के अंदर पूछा है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो है उत्तर आप क्या कर दोगे इसका?
डेट्रिटस, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां खूब गिरती हैं, बारिश वगैरह खूब है, तो यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पेड़ों को, पत्तियों को, और जो सड़ी गले पदार्थ हैं, तो यहाँ पर सड़े गले पदार्थ खूब ज़्यादा मात्रा में हैं। देखो ये प्रश्न बढ़िया है। हाउ मच एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितने प्रतिशत एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आपने 10% याद रखी है, लेकिन इनमें ऑप्शन नहीं है 10%, तो उत्तर सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लिखेंगे आप, लिखेंगे अबाउट 5% टू 20% एनर्जी ट्रांसफर होती है। 49 क्वेश्चन देखिए, इन ए ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हाउ मेनी ऑटोसोम आर प्रेजेंट। थोड़ा सा एग्जाम के अंदर ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है थोड़ा सा इजी। उत्तर आप लिख लीजिए, तब तक मैं बताता हूं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, बार बार उसमें समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से फिर आगे बन जाती हैं, 1 से 2, ये फिर डिवाइड होके फिर 2, फिर 2, 2 ऐसे करके समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता रहता है। एक स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होता है, ग्रोथ फेज आती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। आप सीधा टिक कर दोगे यहाँ पर आते ही, परंतु पूछ क्या रहा है, ऑटोसोम की संख्या पूछी है यहाँ पे, तो 44 तो ऑटोसोम है, 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 49 का 44। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हर्बीवोरस वुड कंज्यूम ए हायर फ्रैक्शन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, इनमें से किस इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवोरस वुड कंज्यूम ए हायर फ्रैक्शन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन। ज्यादातर जो है वो हर्बीवोरस अपने पृथ्वी पर जो हैं वो किस प्रकार के इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। आपको पता ही है, जलीय पारितंत्र के अंदर एल्गी हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके प्राइमरी प्रोडक्शन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 50 के अंदर ए, एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 और करेंगे, धैर्य से देखते रहो। द हार्मोन दैट द टेस्ट इज सीक्रेटेड इज। वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। उत्तर आपको अब तक तो पता चल गया होगा, कर दिया होगा आपने, सीधा सीधा है टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन फीमेल ओवरी वाला है, वेसोप्रेसिन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, एल्डोस्टेरोन आपके किससे, आपके वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। द फंडामेंटल टेक्सोनोमिक रैंक एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट कौन सी है क्लासिफिकेशन जब करते हैं अपन, तो यहाँ पर बेसिक यूनिट हो गया आपकी स्पीसीज। कई सारे स्पीसीज मिल जाएंगी तब क्या बनेगा, जीनस। कई जीनस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर। कई ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे तो आपस में क्या बन जाएगी, क्लास। क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज, ये इसका बड़े से छोटे के रूप में जो है हिरार्की व्यवस्थित हो गई। 53 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑपरेट वाया ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल। इनमें से कौन सा है जो ग्लोबल, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कौन सा नहीं है। तो ज्यादातर वैश्विक लेवल पे तो गैसेज मूवमेंट करेंगी, तो यहाँ पर गैस कौन सी नहीं है वो आप छांट लीजिए। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और 2 तो होगी, और वाटर भी एक वेपर बन के एक वैश्विक लेवल पे ही है, तो यहाँ पर उत्तर इसका आ जाएगा 53 में 3 जो है आपके फॉस्फोरस। Which chromosome in a human male is the largest in length? मानव जो है नर, उसके अंदर लार्जेस्ट लेंथ कौन से क्रोमोसोम की है, क्रोमोसोम नंबर 1। 54 का उत्तर जो है आपके ए आ जाएगा, सीधा सीधा इसका उत्तर है। क्वेश्चन सरल भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है, आप इजीली इनको कर सकते हो। हाउ मेनी क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन ईच बाइवेलेंट ऑफ द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के एंड में कितने क्रोमेटिड हैं ईच बाइवेलेंट के अंदर, 55 नंबर है, इसका उत्तर है आपके सीधा सीधा 4। इन एक बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर एट। होमोलोगस क्रोमोसोम में किसके द्वारा हेल्ड है, एक साथ साथ में है, क्या बनता है आपके, कियाज्मा बनता है, तो कियाज्मेटा इसका उत्तर हो जाएगा। 56 में आपके उत्तर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन विच मैनर द पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम डू सेग्रीगेट
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो सेग्रीगेशन का पूछा है यहाँ पे, ऑल पेरेंटल क्रोमोसोम गो टू वन डॉटर सेल वाइल ऑल मैटरनल क्रोमोसोम गो टू द अदर डॉटर सेल। एक बात तो ये ध्यान से समझना है, बड़े प्रश्नों को थोड़ा सा इजी होते हैं पर थोड़ा सा समझने की बात होती है, वरना इसका उत्तर नहीं निकलता। वन हाफ ऑफ द पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम सेट टू द ईच डॉटर सेल, गलत गलत। वन हाफ ऑफ द टोटल बाइवेलेंट गो टू ईच डॉटर सेल रेंडमली, गलत। पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम सेग्रीगेट रेंडमली बिटवीन द टू डॉटर सेल। दो की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए कंप्लीट सिनेप्सिस बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व। एकदम सिनेप्सिस कंप्लीट हो गया, इसको अपन ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, जब सिनेप्सिस के बाद पैकिंग की प्रक्रिया होगी। और पैकिंग कहाँ होता है आपको, पैकाइटिन में। उत्तर इसका है आपके सी, पैकाइटिन लिख दिया होगा। मियोसिस डज नॉट अकर इन, इनमें से मियोसिस किसके अंदर नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर नहीं होगा, वो आपको देखना है। हैप्लॉइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्लॉइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। यहां पर उत्तर आ जाएगा हैप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। 60 नंबर देखिए, टाइप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट विजुअलाइज्ड। आपको क्रोमोसोम को देखना है तो क्रोमोसोम के प्रकार को सबसे अच्छा आप किस अवस्था में देख सकते हैं। उत्तर देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, G2 फेज। आपको सीधा सीधा उत्तर इसका आ ही गया होगा, वो है आपके मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रांसपिरेशन ऑफ जीन अकर इन। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया जीन में कहाँ अवस्था में हो रही है, ड्यूरिंग G1, G2 और S फेज, तीनों अवस्था के दौरान। अगर रेप्लिकेशन पूछता तो केवल आप S फेजेस करते, पर G1, G2 और S फेज तीनों में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है। क्लीवेज ऑफ द मेमेलियन जाइगोट अकर रैपिडली एंड रिपीटेडली बाय माइटोसिस ड्यूरिंग द डिवीजन प्रोसेस, द ड्यूरेशन of which phases of the cell cycle is relatively most curtailed। किसका क्लीवेज प्रक्रिया, मेमेलियन जाइगोट है, उसमें क्लीवेज की प्रक्रिया लगातार हो रही है। कौन सी अवस्था में आप उसको इजीली जो है वो देखेंगे। 62 है, उसका जो उत्तर है वो आएगा आपके गैप फेज के अंदर। कि सबसे कर्टेल का मतलब सबसे कम है ना, जब क्लीवेज की लगातार प्रक्रिया हो रही है, मतलब माइटोसिस लगातार चल रहा है। 1 से 2, 2 से 4 जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, लगातार प्रक्रिया हो रही है, इसका लगातार डिवीजन हो रहा है। तो निम्न अवस्थाओं में कौन सी अवस्था एकदम सबसे कम अवस्था के लिए होगी, तो बिल्कुल जो गैप फेज है ना वो एकदम कम आएगा। बाकी तो फटाफट और थोड़े बड़े होंगे, एस फेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, इनमें सबसे कम जो है वो आपके किसकी अवस्था होगी, वो आपके गैप फेज। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म ड्यूरिंग, माइटोटिक स्पिंडल कौन सी अवस्था के दौरान फॉर्म हो जाते हैं, जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या, जब सेल डिवीजन करते हैं तो आपके G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जब 23 घंटे का काम हो गया, G1, S और G2 हो गया, अब सेल को रियल में डिवीजन करना है 1 घंटे का, तो प्रोफेज के अंदर जो क्या बनेंगे प्रक्रिया आ जाएगी, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म का निर्माण हो जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा सेल के हिसाब से थोड़ा एडवांस है। एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर MPF इज ए सेल साइकिल रेगुलेटिंग एंजाइम दैट एड्स टू द सबस्ट्रेट प्रोटीन। 64 नंबर है, उसका उत्तर है आपके फोस्फेट ग्रुप टू द सबस्ट्रेट प्रोटीन। ये इसका उत्तर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर देखिए, इन ओल्डर लीव ए डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल रिजल्ट इन क्लोरोसिस। जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें जो क्लोरोसिस की प्रक्रिया है उसके लिए किस किस मिनरल्स की जो है कमी का परिणाम है, किस मिनरल्स के कारण होती है, तो 65 का उत्तर आ जाएगा आपके मैग्नीशियम। इफ ए टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट इज द टेस्ट क्रॉस के अंदर रिजल्ट क्या आता है, आपको सीधा सीधा उत्तर आ जाना चाहिए अब तक। तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है वो क्या है, क्या होता है आपके 1:1। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:1:1:1। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेस एलिमेंट। इनमें से ट्रेस एलिमेंट कौन सा है,
बोरोन, सोडियम, कार्बन नहीं है। ये पूछ रहा है ट्रेस एलिमेंट कौन सा नहीं है, एकदम रेयर केस में, मतलब रेयर अमाउंट, थोड़ी कम अमाउंट में कौन सा नहीं है। सो बोरोन, सोडियम, जिंक। कार्बन जो है कि इसकी मात्रा ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात पूछ रहा है अगला। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस जलापा का आपने नाम सुना होगा। जब लाल फूलों को आपके सफ़ेद फूलों से क्रॉस करवाया तो आपके F1 पीढ़ी में पिंक फ्लावर आए थे, और जब उनको स्वपरागित होने दिया तो देखा गया F2 पीढ़ी में जो अनुपात आया वो 1:2:1, एक लाल थे, 2 आपके गुलाबी थे, 1 सफ़ेद था। ऐसे यहाँ पर समझो कि यहाँ पर किस को क्रॉस करवाया जा रहा है, पर्पल फ्रूट को क्रॉस करवाया जा रहा है वाइट फ्रूट से। तो यहाँ पर 1 पर्पल आएगा, 2 बीच में वॉयलेट आ गया, 1 वाइट आ गया। उत्तर आ जाएगा इसका 68वें का डी। आपको मैं उत्तर जल्दी बोलता दिख रहा हूँ तो आप पॉज करके फिर उत्तर लिखिए, जिससे क्योंकि मुझे भी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के संबंध में सही स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। टर्नर सिंड्रोम इज एग्जिबिटेड इन फीमेल वेयर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इन मेल। टर्नर सिंड्रोम इज एग्जिबिटेड इन मेल वेयर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इन फीमेल। बोथ सिंड्रोम आर एग्जिबिटेड इन मेल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर एग्जिबिटेड इन मेल, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है वो किसका है, मेल का, और टर्नर सिंड्रोम फीमेल का। तो 69 के अंदर आपके उत्तर हो जाएगा ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट मूव टू यंगर प्लांट पार्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से डज नॉट मूव, इनमें से कौन सा मूव नहीं करता, यंगर प्लांट पार्ट के अंदर इनमें से कौन सा मूवमेंट नहीं करता। तो 70 का उत्तर आ जाएगा आपके कैल्शियम है वो मूवमेंट नहीं करता। क्वेश्चन देखिए अगला 71। Which of the following is most likely to exhibit extensive phenotypic variation of a particular inherited characteristic in a given population of organism? उत्तर इसका कर दिया होगा आपने, कौन सा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। डी। 3 common allele exist in at the locus of ABO blood group in human. How many different genotype and the resulting phenotype are possible with these 3? 3 से कितने बन सकते हैं, 6 and 4 रेस्पेक्टिवली यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। 72 का उत्तर है वो आपके डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन ग्रेन क्रॉप and dry matter quantity and quality in leafy vegetables? 73 नंबर है, उसका जो उत्तर है आपके नाइट्रोजन है। फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट द प्रोटीन इन ग्रेन क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता। देखो नाइट्रोजन दोनों में है और फोरस दोनों में है। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे अमाइनो एसिड या फिर उसके डीएनए में किसी की, कार्बन है ही है सब में। तो यहाँ पर सल्फर प्रोटीन में तो है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन। बाकी यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड में नहीं है। आफ्टर ग्रेजिंग डैमेज ग्रोविंग ग्रासेस रीजनरेट मोस्टली बिकॉज। जब खेत में कोई चरने वाला जानवर घुस गया और उसने जो पेड़ पौधों को ऊपर ऊपर से खा लिया, चर गया वो, अब फिर वापस वो जो पेड़ है वो हरा हो जाएगा। उसके लिए कौन सा जिम्मेदार पार्ट है, वो है आपके, बताइए। इंटरकैलरी, एपिकल को तो खाई गया, लेटरल, सेकेंडरी, मेरिस्टेम की तो बात ही नहीं यहाँ पे। उत्तर आ जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एस्केरिस का प्रश्न आया बढ़िया। ए लार्ज पैरासाइट कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलने वाला एक बड़ा पैरासाइट है एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, एस्केरिस आपके सिलेबस में भी है, इसलिए आपने इसको तो कर रखा होगा। प्लेटेलमेंथिस
नहीं होगा, एनलिडा नहीं है, निडेरिया नहीं है, तो फिर क्या उत्तर है इसका? 76 का उत्तर है आपके ए, निमेटोडा, या एस के हेलमिंथेस भी बोल सकते। वेजिटेटिव स्टेज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, उत्तर है सीधा सीधा कर लिया होगा क्या? मिक्सोमाइकोटा। Which of the following type of chromosome mutation will not show looping out of a chromosome segment in heterozygous individual when homologous chromosome will pair prophase first of meiosis? ऐसी परिस्थिति कब में देखने को मिलती है? जब ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया हो। ना डिलीशन में ऐसा होगा, ना डुप्लीकेशन में ऐसा, इन्वर्जन में ऐसा है ही है, नहीं है, तो इसका मतलब कब है? लूपिंग आउट ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, है ना, एक का दूसरे स्थान पे जाके जुड़ जाता है, वो आपके ट्रांसलोकेशन वाली प्रोसेस होती है। फ्लैजिलेटेड सेल आर नोट प्रोड्यूस बाई, फ्लैजिला कहाँ पर नहीं है, एक तरीके से आपको पता ही है, वो कौन से में? रोडोफाइसी या रोडोफाइटा उत्तर आ जाएगा इसका। ए पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, रिवीजन वाले में। पेप्टिडोग्लाइकन किसकी सेल मेम्ब्रेन में होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोफाइसी, या क्या बोलोगे? साइनोफाइटा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। 80 का उत्तर है आपके 2। 81% देखो, 81वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोट फैमिली, इनमें से मोनोकोट फैमिली के अंदर कौन सा आता है? इस प्रश्न को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो डिलीट करके कर सकते हो। सोलेनेसी डाइकोट में आते हैं, टमाटर वगैरह। एस्टेरियसी आपके सिलेबस में है। मैंगोलियसी भी आपके डाइकोट में है, उत्तर आ जाएगा। ऑर्किडेसी मोनोकोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डबल मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब क्या होता है? एक क्रोमोसोम की कमी, अगर 2 बार हो गई तो उसको बोलेंगे डबल मोनोसोमी। तो 2n-1 इसका फॉर्मूला बनता है, तो 82 का उत्तर आ गया आपके 3। सीवी ट्यूब विच कंपेनियन सेल आर कैरेक्टरिस्टिक, सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 पार्ट किसके थे? फ्लोएम के थे। तो सीवी ट्यूब का पाया जाना और उसके साथ साथ में कंपेनियन सेल का पाया जाना किसका करेक्टर है? ये करेक्टर केवल और केवल एंजियोस्पर्म का है। इनफ्लोरोसेंस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटुलम, कैपिटुलम प्रकार का तो पुष्पक्रम, और फ्लोवर कैसे? रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, है ना, रे और डिस्क फ्लोवर, ये करेक्टर दोनों बातें किसकी हैं? कौन सी फैमिली की हैं? ये आपके सिलेबस में पढ़ी है अपन ने, पोएसी में तो नहीं था, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर एस्टेरियसी है। आपके सिलेबस से आपको याद आ जाएगा, आपको ऑप्शन देगा तो वैसा नहीं देगा, वो ऑप्शन में अपने चारों वही फैमिली डालेगा जो आप वाले सिलेबस में है, तो उसका उत्तर आ जाएगा आपके एस्टेरियसी। 84 क्वेश्चन हो गया। 85 देखिए, कोरोला विथ 2 लेटरल पेटल एंड ए लेबियम, ये ध्यान रख लो, बाकी अपना नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन क्योंकि अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है ये। तो 85 का उत्तर तो है आपके ऑर्किडेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, ये 12th की क्लास पढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दे रखा है, एक छठे पार्ट है, उसको एक बार थोड़ा सा रीडिंग आप मार लेना। सर्टेन वायरस यूज दिस फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज इनिशिएटेड बाय ए ब्रेक इज वन द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, द रेप्लिकेशन में कंटिन्यू ए नंबर ऑफ टाइम, द रेप्लिकेशन प्रोसेस इज बाई डायरेक्शनल। तो 86 का उत्तर आपकी क्या है? डी। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन है ना, उसके अंदर जो बाई डायरेक्शनल कंडीशन नहीं होगी, डायरेक्शन एक ही रहेगी। रेप्लिकेशन का तो बेसिक कैरेक्टर है ये। व्हाट वुड हैपन इफ डीएनए गायरेज बिकम एंटायरली नॉन फंक्शनल व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम वाज जस्ट हाफ कंप्लीट, अगर ये गायरेज एंजाइम यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, उस कंडीशन की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन रुक ही जाएगा अगर गायरेज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तब। ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए संदर्भ में बात पूछी गई है। आप दोनों तीनों चारों स्टेटमेंट को रीडिंग लगाइए। इट हैज़ 5-3 डायरेक्शन पॉलीमरेज एक्टिविटी बट नॉट
3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, करेक्ट बताना है। इट हैज बोथ, ये आएगा उत्तर यहाँ पे 88 का जो है आपके डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है, उसके संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। बोथ डीएनए एंड आरएनए मोलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड टू 5 to 3 डायरेक्शन, दोनों 5 से 3 डायरेक्शन में मूव करते हैं, बात सही है, ये बात तो सही है, रॉन्ग बताना है। डीएनए मोलिक्यूल फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर वेयर आरएनए मोलिक्यूल कैन नॉट, बाद में देखेंगे। राइबो सुगर इन डीएनए कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम लेसर देन आरएनए, ये बात तो सही है। आरएनए इज लेस केमिकली स्टेबल देन डीएनए, ये बात भी सही है। इसका मतलब उत्तर है यहाँ पे डीएनए मोलिक्यूल फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर वेयर आरएनए मोलिक्यूल कैन नॉट, आरएनए मोलिक्यूल भी कन्वर्ट हो सकता है, ये वाली उत्तर गलत है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट कंडीशन है, तो उत्तर इसका दे परफॉर्म हेलिकेज एक्शन एंड द अनवाइंड नेसेंट आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्टैंड, 90 नंबर का उत्तर हो गया। 91 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पजेस हेलिकेज एक्टिविटी एंड अनवाइंड डुप्लेक्स डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन, टीएफ वाला ये उत्तर है इसका, टीएफ IIH। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड टू द प्री mRNA बाय ए यूनिक 5-5 बॉन्ड टू फॉर्म ए कैप। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पढ़ते हैं अपन तो देखा तो mRNA है ना, उसके कैप के ऊपर कौन सा जो अमाइनो एसिड, वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो बार बार में रिपीट होता है, तो 5 मिथाइल कैप लगती है और पीछे क्या लगती है, पॉली ए टेल लगती है। तो पीछे की बात आती तो आपके एडनिन आता और शुरुआत में क्या आ गया, 5 मिथाइल ग्वानिन की कैप यहाँ पे लगती है। जेनेटिक कोड के अंदर कौन सा है वो आपके टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, तो आपको इतना तो ध्यान ही होगा, UAA, UAG और UGA तीनों टर्मिनेशन कोडोन है, तो यहाँ पर UGG 64 कोडोन है, 64 के अंदर आपके 61 ये हो गए और 3 ये हो गए टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब अपन क्रेब साइकिल पढ़ते हैं तो TCA चक्कर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसलिए ये उत्तर आ जाएगा इसका 94 का डी। 95 देखिए, मिजेल्सन एंड स्टाल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द हैवी 15N लेंडेन डीएनए एंड द लाइट 14N कंटेनिंग डीएनए विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक। जब अपन ये मिजेल्सन स्टाल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पढ़ी जाती है कि भाई एक तरीके से आधा डीएनए पुराना और आधा डीएनए नया वाला काम करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसको देखा गया था किसमें, आपके जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है उसके द्वारा इसको सेपरेट हुआ, तब देखा गया था। हाउ मच एटीपी इज गेन्ड ओवरऑल व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ग्लूकोज जब पायरूवेट में बदलता है तो 4 एटीपी बनते हैं, 4 खर्च होते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ आपके 2 एटीपी का। तो 96 का जो उत्तर है वो आपके कितना आ जाएगा, 2 एटीपी टोटल है ना, यहाँ पे टोटल 2 आपके NADP का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ATP की बात पूछ रहा है, इसलिए 96 का उत्तर आपके 2 ATP उत्तर आ जाएगा। 97 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लीड टू इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर ड्यूरिंग एक्सटेंट फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हो, मतलब व्रत वगैरह ज़्यादा दिन तक करते हो, तो उस परिस्थिति के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को कौन इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर होगा आपके ग्लूकागोन। 97 का उत्तर आ जाएगा डी। 98 देखो क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट शो दीज 4 स्टेजेस। इनमें से किसकी लाइफ साइकिल में एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट ये चारों स्टेज क्रम में नहीं होती, तो 98 का उत्तर आ जाएगा आपके कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। 99 देखो, while making a comparison of different form of DNA, one will always find that the distance between adjacent
बेस, उत्तर है यहाँ पे क्या, मोर इन जेड डीएनए। और लास्ट का, इन विच द फॉलोइंग मोड ऑफ रेस्पिरेशन द एडल्ट फ्रॉग एक्सचेंज गैस विथ द सराउंडिंग, क्यूटेनियस एंड लंग्स, माउथ एंड लंग रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस एंड माउथ। तो उत्तर इसका आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये 100 क्वेश्चन एपीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, शानदार 100 क्वेश्चन है, आपके अच्छे से तैयार हुए होंगे। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए, कितने आपने अनअटेम्प्ट किए, है ना। आप ये लिख देना, मतलब राइट लिख देना, है ना, अनअटेम्प्ट लिख देना यू लगा के, और अटेम्प्ट आपके नेगेटिव कितने हुए, तो आपने किए कितने, सही कितने और आपके नेगेटिव कितने, ऐसा आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। इस वीडियो में इतना ही। अगली सीरीज़ अपन जो संकल्प 3.0 है उसका वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।